नमस्कार सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल में अरुण कुमार एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। 9:15 हो गए हैं और आपको पता है कि ये जो समय होता है आयोग का समय है और हम यूनिट नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं। और जो आयोग का टॉपिक है वो आज से खत्म हो जाएगा। पर्टिकुलर आयोग जितने भी दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है और जो 10वीं यूनिट है उसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशनल या जो क्या कहेंगे कि सांविधिक आयोग जो होते हैं या संवैधानिक जो आयोग, दोनों प्रकार के, कार्यपालिक, तीनों प्रकार के कहें तो आयोग जो है वो टॉपिक है हमारा। और हमने पिछले एक महीने के अंदर लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो टॉपिक है हमारा लगभग खत्म हो रहा है। आज लगभग क्या, बल्कि आज से ही ये जो हमारा मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, यहाँ से जो आयोग का पूरा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई आयोग से संबंधित आपके सवाल हो या डाउट हो या जो भी आपका सजेशन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। मैं आपके कमेंट की उम्मीद करता हूं और इंतजार भी करूंगा। और आज हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग। अभी तक हमने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग देखा था, ये एमपी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है। और इस टॉपिक को शुरू करें उसके पहले ये है कि फटाफट चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। और क्योंकि आज आखिरी क्लास है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आई, आपके कोई सवाल, आयोग से संबंधित कोई सवाल, सजेशन जो भी होगा आप हमें बताएंगे जरूर, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो जितने लोग जुड़ गए हैं वो लोग चैनल की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज जोड़ दीजिए। ठीक है, आज आखिरी क्लास है तो उसका फ़ायदा जरूर सबको मिले। ठीक है, फटाफट ये काम कर लीजिए, चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उसके बाद हम जो है अगले 1 मिनट के अंदर मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग जो है वो शुरू करेंगे। ये काम कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने शेयर कर दी होगी लिंक। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण या मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सबसे पहले हम परिचय से शुरू करेंगे। बहुत सारी चीजें हमने पहले से ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में चीजें देख ली हैं, तो वो सारी बातें अगर आपको याद हैं और समझ में आई हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी यहाँ समझना। सबसे पहले देखते हैं आयोग का जो गठन है। मैंने पहले ही बताया था कि आयोग का अधिनियम 2005 बना था, 37 धाराएं थी और उसी के तहत ये जो धारा नंबर 17 है उसके तहत जो मध्य प्रदेश का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसका गठन हुआ है। ठीक है, याद रहेगा।
इस आयोग का जो गठन हुआ है मध्य प्रदेश का, उसमें उसकी जो डेट है वो है 22 दिसंबर 2007। क्या डेट है? 22 दिसंबर 2007। याद रखना है आपको अच्छे से, 22 दिसंबर 2007 ये आयोग की स्थापना डेट है मध्य प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा ना? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे फिर यहाँ पूछ लेता हूँ, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा जरूर। आज आखिरी क्लास है हमारी आयोग की। आपको ये बताना है जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आप उसकी स्थापना डेट आपको बतानी है, कब उसकी स्थापना हुई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है। कौन सा निकाय है? सांविधिक निकाय। याद रहेगा आपको, यह एक सांविधिक निकाय है। चलो ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। याद रहेगा, कौन है नोडल एजेंसी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और जो इसका मुख्यालय है भोपाल में। इतनी बातें हम लोगों ने देख ली। धारा 17 के तहत गठन हुआ है, अधिनियम 2005 का। आयोग की स्थापना हुई है 22 दिसंबर 2007 को। ठीक है, ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। चलो ठीक है, बड़े परिचय से सारी बातें क्लियर रहेंगी। संरचना देख लेते हैं, क्या है संरचना, क्या है आयोग का स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? चलो, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष, जिस प्रकार से वहां पे थे उसी प्रकार से यहाँ है 1+6 का कॉन्सेप्ट, यानी टोटल जो है 7 लोग पूरी संरचना में शामिल है। किसकी संरचना में? मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना में टोटल 7 लोग शामिल है। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, वैसे यहाँ पे भी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य रहेंगे। ठीक है, चलो, आयोग के सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। आयोग के सदस्य में से 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ठीक है, याद रहेगा ये। वहां पे भी यही स्थिति थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। चलिए, संरचना याद रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको संरचना अच्छे से याद रहेगी। आयोग के जो अध्यक्ष हैं राघवेंद्र शर्मा जी के बाद से ये अभी पद खाली है। अभी यहाँ पे कोई नहीं बना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई नहीं बना है। चलिए ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे हाँ एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है, याद रखना है आपको, मैं भूल गया यहाँ पे लिखना।
श्री रविंद्र मोरे जी, श्री रविंद्र मोरे याद रखना है। अभी हाल ही में इनका अध्यक्ष बना दिया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। नाम याद रखना है यहाँ पे, रविंद्र मोरे जी। कौन? रविंद्र मोरे जी को अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ था, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, संरचना क्लियर है? संरचना, योग्यता देख लेते हैं कि जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे। मैंने अध्यक्ष और सदस्य के विषय में बताया 1+6 का कॉन्सेप्ट है, और इस 6 में से 2 जो है महिला रहेंगे। ठीक है, 2 महिला रहेंगे। अध्यक्ष जो हैं बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य का जिन्हें अनुभव हो वो अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, बाल कल्याण के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हो उनको जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात अध्यक्ष के संबंध में योग्यता क्लियर रहेगी कि जो बाल के क्षेत्र में, बाल कल्याण के क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, सदस्य के रूप में योग्यता देख लेते हैं। सदस्य जो बनेगा वो कम से कम शिक्षा, बाल कल्याण, बाल कष्टों का निवारण तथा, है ना, बालकों की शिक्षा, बालकों के कल्याण एवं बालकों के कष्टों के निवारण के क्षेत्र में तथा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो तो उसे जो है सदस्य बनाया जाएगा। तो अध्यक्ष एवं सदस्य की लगभग वही एक योग्यता है कि बाल कल्याण के क्षेत्र में काम किया। ठीक है, योग्यताएं याद रहेंगी आप लोगों को। चलो, योग्यता क्लियर है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी, एवं उनके सेवा शर्तों के संबंध में क्या बात। ये जो अधिनियम है हमारा, अधिनियम है जो हमारा 2005 का, इसमें क्या बातें नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विषय में की गई है, अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ पे आयोग का जो अध्यक्ष है एवं जो सदस्य, ध्यान रखना, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों की बात करें, इनकी जो नियुक्ति है राज्य सरकार करेगी। बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं एवं सदस्य, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, चलो, आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है राज्य सरकार करेगी, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली, मतलब कि महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी, उनके अध्यक्षता वाली 3 जो सदस्यीय समिति होगी उसकी सिफारिश पर कौन करेगा? राज्य सरकार। क्लियर रहेगी यहाँ तक? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना? अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति मैंने पहले बताया कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब ये नियुक्ति ऐसे तो की नहीं जाएगी कि राज्य सरकार को मनाया किसी व्यक्ति को बैठा दिया। उसके लिए जरूरी है कि एक 3 सदस्यीय समिति हो और समिति किन्हीं नामों का सिफारिश करे और राज्य सरकार उनकी नियुक्ति करे। अब सदस्य की जो 3 सदस्यीय समिति, उसमें कौन होगा? तो अध्यक्षता जो करेगा उसमें वो महिला बाल विकास मंत्री करेगा। कौन करेगा? महिला बाल विकास मंत्री। कौन करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री। जो भी व्यक्ति होगा वह अध्यक्षता करेगा समिति की, और भी 2 लोग होंगे, तो कुल मिला के 3 लोग होंगे, और इनकी सिफारिश पर जो राज्य सरकार है वो नियुक्ति करेगी किसकी? अध्यक्ष एवं सदस्यों की। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक? चलिए, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का जो वेतन भत्ता है उसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। क्लियर है यहां तक?
चलो, याद रह गया। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें आप लोगों को क्लियर है। नियुक्ति करेगी राज्य सरकार किसकी सिफारिश पर? 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री। वेतन भत्ता का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। क्लियर है यहां तक बात? चलो, सेम चीजें हो रही हैं जो केंद्र में हो रही है, तो अगर केंद्र की भी बातें याद है तो आप राज्य सरकार से संबंधित अंदाजा जरूर लगा पाएंगे। क्लियर है बात यहां तक, या कोई सवाल आपके? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे कार्यकाल। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उनके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, उसके बाद हम शुरू करेंगे टॉपिक। चलिए शुरू करें कार्यकाल। आंसर करिए तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन पे। हम शुरू करते हैं कार्यकाल वाला टॉपिक। कार्यकाल को समझते हैं कि मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, ध्यान रखना एक एक बात है। आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं इनके 3 वर्ष और 65 वर्ष, यानी कि 3 या 65 जो भी पहले होगा उस आयु तक वो अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना है, तो आपको याद होना चाहिए 3 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखें। चलिए आगे बात देखते हैं। जो आयोग के सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है वो है 3 वर्ष या 70 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष और 60 वर्ष। 3 65 अध्यक्ष की और 3 60 सदस्य की। क्लियर है बात? कितना है? 3 65 अध्यक्ष की और 3 60 आयोग के सदस्य की। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को।
चलिए और देख लेते हैं क्या बात है कार्यकाल के संबंध में। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ध्यान रखना, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम सबसे ज्यादा बार 2 बार ही पद को धारण कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक सदस्य है तो एक बार सदस्य रहेगा तो दूसरी बार वो अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन गया है पहली बार में तो वो दूसरी बार भी अध्यक्ष बन सकता है। और एक व्यक्ति मान लीजिए कोई सदस्य है तो दूसरी बार भी सदस्य बन सकता है। क्लियर है बात यहां तक? याद रहेगा? चलिए कार्यकाल याद रहेगा आप लोगों को? भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें थोड़ा सा बता दीजिए चीजें क्लियर हो रही हैं। कार्यकाल याद रहेगा आप लोगों को? त्याग पत्र देखें, हटाने की प्रक्रिया देखें। त्यागपत्र एवं हटाने की प्रक्रिया के विषय में अब हम समझते हैं कि अधिनियम में क्या बात की गई है। और उम्मीद करूंगा कि अभी तक जो बातें हैं वो आप लोगों को जरूर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे कोई आपके सवाल या डाउट नहीं होंगे, और सवाल डाउट है तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। त्यागपत्र अध्यक्ष एवं सदस्य, ध्यान रखना है किसकी हम बात कर रहे हैं? अध्यक्ष एवं सदस्य। अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार को, है ना, राज्य सरकार ने नियुक्ति की थी तो राज्य सरकार को जो है संबोधित करके अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। मतलब अगर उनकी इच्छा हो गई, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य, अगर उनको करता है कि हमको इस पद पे अब नहीं रहना है, हमें त्याग पत्र देना है, तो वो किसे त्याग पत्र सौंपेंगे? राज्य सरकार को। ठीक है, क्लियर ये बात? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि त्याग पत्र किसे सौंपेंगे, तो मुझे लगता है आप याद रखेंगे जो त्याग पत्र है वो किसे सौंपा जाएगा? राज्य सरकार को। चलिए आगे बढ़े। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निम्न आधार पर पद से हटा सकती है। एक तो हुआ कि त्याग पत्र आप दे दो, इसके अलावा राज्य सरकार के पास भी अधिकार है, वो आपको किन आधारों पे, किसी न किसी आधार पे आपको आपके पद से हटा सकते, मतलब अध्यक्ष या सदस्य। वो आधार क्या क्या है उसको बहुत अच्छे से अपन देखते हैं। कदाचार के साबित हो जाने पर, अगर कोई कदाचार हुआ है आपसे तो उस स्थिति में अध्यक्ष या सदस्य को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर बात? शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के आधार पे भी आपको आपके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि राज्य सरकार अगर किसी अध्यक्ष या सदस्य को चाहे, अगर वो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, मानसिक रूप से अक्षम है, तो उनके पद से हटाया जा सकता है। शारीरिक मतलब कि भाई ऑफिस ही नहीं आ सकते, कोई ऐसी शारीरिक परेशानी हो गई। और मानसिक का मतलब कोई दिमागी तौर पर अब वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं है वो ऑफिस में आके काम कर सके, उस स्थिति में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर भी अध्यक्ष या सदस्य को राज्य सरकार हटा देगी उनके पद से। ठीक है, कितनी बैठक है? 3 बैठक। ये नंबर आपको याद रखना है, कितनी बैठक है? 3 बैठक। यहाँ से उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। चौथी बात है पद का दुरुपयोग। मैंने पहले बताया कि अगर कोई दुर्भावना से काम करने लगा हो, या जो पद की ड्यूटी दी गई है आपको, आप वो पद से, मतलब वो उस पद को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे, तब भी आपको हटाया जा सकता है। पांचवा जो है वो है कर्तव्य का पालन ना करना। मतलब कि आपकी जो जिम्मेदारी आपको तय की गई है आपके लिए,
अधिनियम के द्वारा से आप उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो भी अध्यक्ष या सदस्य को उनके पद से हटा सकते हैं। पदावधि के दौरान किसी अन्य पद पर नियुक्त होने पर, यदि आप एक पद पे हैं और किसी अन्य पद पर आप नियुक्त हो जाए, आपको मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं और संसद में पहुंच गए, संसद सदस्य बन गए, आप इस स्थिति में अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, नहीं देते हैं तो आप हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो 7वां रीजन है वो है दिवालिया। वो दिवालिया अगर आप हो गए अध्यक्ष या सदस्य तो उनके पद से उनको हटाया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? ये बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर? बताइए फटाफट। ठीक है, यहाँ बात त्याग पत्र एवं हटाने के संबंध में सारी प्रक्रिया, सारे जो प्रावधान किए गए हैं वो चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, आप क्लियर कीजिए। अगर बातें समझ में आ गई तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। अगर चीजें नहीं समझ में आए, कोई डाउट है, तब भी आप हमको बता सकते हैं। उसके बाद हम अगली चीजें देखेंगे त्याग पत्र एवं हटाने के संबंध में। चलिए शुरू करें, आगे देख लें। उम्मीद करता हूं कि आपको त्याग पत्र एवं हटाने की जो प्रक्रिया है वो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में हम बात कर लेते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में क्या बातें आयोग में देगा। आयोग जो है वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार, क्योंकि ये राज्य का आयोग है तो रिपोर्ट किसे देगा? राज्य सरकार को। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी को इस रिपोर्ट को वो विधानमंडल में प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश की बात है तो सिंपल सी बात है, एक ही है हमारे यहाँ विधानसभा, एक ही जो सभा है वो विधानसभा, एक ही हाउस है, वहीं पे जो राज्य सरकार विधानमंडल में वार्षिक रिपोर्ट को रखवाएगी। क्लियर है बात? याद रहेगा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, कार्य देख लेते हैं कि आयोग के काम क्या क्या डिसाइड किए गए हैं अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, चलो पहली बात, बाल अधिकार के संबंध में अगर कहीं पे कोई उल्लंघन हुआ है और मामला ऐसा कुछ हुआ है तो आपको जांच करना है। किसे जांच करना है? मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
कहीं पे भी बाल अधिकार, जो बाल अधिकार संविधान ने, आयोग ने या अधिनियम में बालकों को अधिकार दिए गए हैं, वहां पे कोई उल्लंघन होता है, जैसे मान लीजिए कि कहा गया भाई 14 वर्ष तक के बालक को आप खतरनाक काम में नहीं लगाओ, पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दुकान में या किसी फैक्ट्री में ही 10 वर्ष के बालक को काम पे लगाया होगा, तो ऐसी स्थिति में जांच करने की जो जिम्मेदारी है वो मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। क्लियर है बात? ठीक है, बढ़े आगे। दूसरी बात देख लो, आयोग द्वारा रक्षात्मक उपायों के संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना। इसका मतलब है कि बाल अधिकारों की रक्षा हो या कोई सजेशन ऐसा होगा तो उस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट कौन देगा? मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग देगा। ठीक है, क्लियर? दो बातें, दो काम आयोग के क्लियर हो गए। चलिए तीसरा काम देखते हैं। आयोग के बाल संरक्षण गृह को, मैंने पहले बताया था कि सुधार गृह होते हैं, बाल संरक्षण गृह होते हैं, है ना, बाल संरक्षण गृह होते हैं, तो उनमें दौरा करना और देखना कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं नहीं मिल रही। ठीक है, क्लियर है? तीन बातें या तीन फंक्शन आपको याद रहेंगे। ठीक है, तीन फंक्शन हमने देख लिए। चौथा फंक्शन क्या है? बाल अधिकार के क्षेत्र में, मतलब बालकों के अधिकार के क्षेत्र में शोध करना या रिसर्च करना। भाई इनके लिए क्या बेहतर और किया जा सकता है, क्या कमियां हैं, इन सब चीजों पे बात करने का जो है या शोध करने का काम कौन करेगा? मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग। और पांचवा जो फंक्शन है, बाल संरक्षण हेतु बनाए गए जो संस्थान बनाए गए हैं उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाए कि जो सुविधाएं बालकों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं वहां पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया है? 5 फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है मध्य प्रदेश का वो आपको क्लियर हुआ होगा, उनके फंक्शन जरूर आप लोगों को अच्छे से पता हो गए होंगे। ठीक है, फंक्शन क्लियर है या फंक्शन में कोई सवाल आपके या कोई डाउट? चलो पॉक्सो अधिनियम देख लेते हैं। मैंने कल भी चर्चा की थी पॉक्सो अधिनियम की, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। तैयार हैं आप लोग? अभी तक संरक्षण आयोग से संबंधित कोई सवाल या कोई डाउट आपके? ठीक है, अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि अब हम पॉक्सो अधिनियम देखेंगे। लगभग लगभग खत्म हो गया हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना। चलो पॉक्सो का पूरा नाम ध्यान रखना आप लोग, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ध्यान रखना है, पॉक्सो का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये पूरा जो है पॉक्सो एक्ट है, कब का है? 2012 का। ये प्रारंभ पे मतलब पहली बार इसको 2012 में बनाया गया, संशोधन हुआ है 2019 में। ठीक है, तो संशोधन सही थी, हम लोग पढ़ेंगे तो जो भी बातें बदली गई होंगी।
द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट का पूरा नाम है। यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। ध्यान रखना है, यौन अपराध से संबंधित जो संरक्षण है बच्चों का, उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, याद रहेगा। पॉक्सो को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में बनाया तथा 2019 में इसमें सुधार किया। तो बाल अधिकार से संरक्षण हमको देखने में मिल रहा है कि कौन सा एक मंत्रालय जो काम कर रहा है, वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है या कोई परेशानी? चलिए अगली बात देखते हैं। इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, याद रहेगा, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एवं पोर्नोग्राफी जैसे मुद्दों से बच्चों को बचाया जाएगा, उससे संरक्षण किया जाएगा। क्लियर है? पोर्नोग्राफी के उद्देश्य से बच्चों को उपयोग करने पर 20 साल की सजा प्रदान की गई है। मतलब ऐसे कोई काम नहीं कर सकते हो पोर्नोग्राफी से संबंधित जो बच्चों का आप इस्तेमाल करो ऐसी चीजों। तो कब तक सजा है? सजा का कितना प्रावधान है? 20 साल। क्लियर है? तो ये पॉक्सो अधिनियम है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। 2012 में बनाया था, याद रखेंगे, और संशोधन 2019 में हुआ था। ठीक है, सजा कितनी है पोर्नोग्राफी में? 20 साल। ठीक है, यहां तक बात। चलिए पॉक्सो अधिनियम क्लियर रहेगा। चलिए अन्य तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, अन्य तथ्य देख लेते हैं और यहां से लगभग ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले प्रत्येक साल, हर साल मतलब 12 जून को, ध्यान रखना, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो आप आंसर करेंगे 12 जून। बहुत अच्छे से याद रखने की इंपॉर्टेंट बात है 12 जून। 12 जून की डेट आप याद रखेंगे कि इस दिन बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, पहले तो 12 जून जिसमें बाल श्रम निषेध अधिनियम, फिर उसके बाद 20 नवंबर जहां अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, पेंसिल पोर्टल, ये एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया है सवाल। पेंसिल पोर्टल का संबंध किससे है? बाल श्रम से। याद रखेंगे पेंसिल पोर्टल का संबंध किससे है? पेंसिल, आप ऐसे याद रखना, पेंसिल का संबंध किससे होता है? बच्चों से। बच्चे पेंसिल का पेन का इस्तेमाल कर रहे होते, छोटे छोटे बच्चे, तो पेंसिल पोर्टल का संबंध है बाल श्रम से। अब याद रहेगा आपको, याद रहेगा आपको, पेंसिल पोर्टल बाल श्रम। श्रीमती शांता सिन्हा, मैंने पहले ही बताया था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की पहली अध्यक्ष थी। शांता सिन्हा का 2003 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे?
सांता सिन्हा को। कब? 2003 में। कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबल भी बोलते हैं। एशिया का नोबल पता है ना, नोबल पुरस्कार। जब हम पुरस्कार पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी याद रखिए एशिया का नोबल जो है रमन मैग्सेसे को मिलता है। 2003 में सांता सिन्हा जी को मिली है। चलिए एक और बात है, खोया पाया पोर्टल। कौन सा है? खोया पाया पोर्टल। इसका जो संबंध है, खोया पाया है तो संबंध स्वाभाविक है लापता हुए बच्चों को वापस लाने है। तो अगर आपसे सवाल खोया पाया पोर्टल से समझे पूछा जाता है तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि खोया पाया मतलब खो गया होगा और उसके बाद वो बच्चों को वापस लाने के लिए, लापता हुए बच्चों। चलिए, विश्व में सबसे पहला बाल न्यायालय, ध्यान रखना विश्व में है ना, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, दुनिया में जो है सबसे पहला बाल न्यायालय अमेरिका के शिकागो नगर में स्थापित किया गया। कहाँ? अमेरिका के शिकागो नगर में क्या स्थापित किया गया? विश्व का पहला बाल न्यायालय। क्लियर है ये बात? याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, तो ये जो टॉपिक है हमारा बाल संरक्षण आयोग, ये यहाँ से खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा आयोग है, आयोग में जितने भी टॉपिक थे लगभग सारे के सारे टॉपिक, क्योंकि उसमें आदि भी लिखे गए थे और 18 टॉपिक तो डिफाइंड दिए गए थे, तो हम लोगों ने लगभग 1 महीने पे सारे जो टॉपिक थे वो हमने लगभग कवर किए। इसके साथ साथ जो डिफाइंड नहीं था, जैसे मध्य प्रदेश के बहुत सारे आयोग डिफाइंड नहीं थे, उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें आप लोगों से चर्चा की है आयोग के संबंध, वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर नहीं भी क्लियर है, किसी भी आयोग के टॉपिक में ऐसा कोई भी सवाल है जो अभी भी आपके मन में डाउट है, या आपके सवाल या आपका कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूरे आयोग से संबंधित, मैं फिर से बोल रहा हूँ पूरे आयोग से संबंधित, अभी जरूरी नहीं है कि जो मैंने आयोग आज पढ़ाया उसके संबंध में, अब तक मैंने जितनी क्लास ली है आयोग के संबंध में, वहाँ पे अगर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछिए, मैं आपके सवाल का आंसर करूंगा। क्योंकि अगर हमने आयोग को खत्म किया है तो ये जिम्मेदारी है हमारी और आपकी भी कि चीजें हम लोग अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं, है ना, या कहीं कोई क्वेश्चन ऐसी तो नहीं है, ऐसे कोई डाउट तो नहीं है जो परेशान हो और जिसकी वजह से हम लोग एग्जाम में गलती कर बैठे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी। आज की अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको वीडियो पे कमेंट जरूर करना है, चाहे आपके सवाल हो, डाउट हो या आपका सजेशन हो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास